गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो जी, फाइनली वापस आते हैं और आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई फाइनली जिस चैप्टर के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया, आज वो चैप्टर जो है आ रहा है। तो भाई चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग। तो भाई आज एक सबसे प्यारा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाएं देवी और सज्जनों। आज मस्त खेल होने वाला है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो लो जी, हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आखिरी चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। और इस चैप्टर से सीए इंटर ख़त्म होगा और आपका सीए फाइनल जो है शुरू होगा। हाँ, ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर आखिरकार आज ये चैप्टर जो है आ गया है। चलो जी, तो भाई अगर कुछ बड़ा अगर आपने सोचा है, अगर बिजनेस करने का मन है, बिजनेस बहुत मस्त करने का मन है, तो ये चैप्टर आपको जो है अच्छे से समझना जो है पड़ेगा। और अगली 7-8 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को समझ आने में। तो देखते हैं आप इस चैप्टर को कहाँ तक समझ पाते हैं, कहाँ तक आप थक जाओगे और कहाँ तक मेरा साथ जो है आप देंगे। तो भाई कुछ साल पहले तक ये सीधा सीए फाइनल में ही पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है और जल्दी से बच्चों को समझ जो है नहीं आता। तो भाई सीए फाइनल में ही पहले पढ़ाते थे। फिर आईसीए को लगा कि ये चैप्टर इतना टेक्निकल है, 2 टुकड़ों में करो। तो बेसिक्स पहले इंटर में सिखाएं और उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस जो है सीए फाइनल में जो है लेकर जाएंगे। तो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर बात करें, ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आप बिजनेस कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, तो उसकी अगर बात करूं तो भाई एक आप सबके घर पे एक प्रोडक्ट होगा। आप सबके घर पर एक प्रोडक्ट होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग कितना इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तो आप सबके घर पर एक प्रोडक्ट होगा जो आज से कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ। उससे पहले ये प्रोडक्ट कहीं पर मार्केट में नहीं था और मतलब ऐसे माने कि इसके सेलर्स थे, पर एक कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा। उससे पहले मार्केट में बहुत सारे सेलर्स थे, सबके घर में ये प्रोडक्ट यूज जो है होता था। सारे के सारे कस्टमर्स सेटिस्फाइड थे, सारे के सारे कस्टमर सेटिस्फाइड थे, कोई न्यू डिमांड नहीं थी, सबके घर में सामान ऑलरेडी था, किसी को भी ये सामान नहीं खरीदना था। फिर एक कंपनी आई, उसने कहा मुझे सामान सेल करना है, पर बायर कितने हैं? 0। बायर कितने हैं? 0। सामान सेल करना है, एक भी बायर नहीं है, क्योंकि जितने बायर्स हैं सबके पास ऑलरेडी ये सामान है, सबके पास ऑलरेडी ये सामान है। तो भाई कैसे बेचें, कैसे बेचें? उन्होंने कहा इस चैप्टर को समझते हैं और इस चैप्टर की मदद से उन्होंने ये सामान पूरे इंडिया में जो है बेच दिया। कौन सा प्रोडक्ट है? जियो। तो भाई मार्जिनल कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद मैं कह सकता हूँ जियो से आप समझ सकते हो। और जियो की बात करें तो वही बात करें, जियो आज से कुछ साल पहले ही जो है रिलायंस लेकर आई। उससे पहले आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल दुनिया भर की कंपनीज थी और हर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट जो है चल रहा था।
सारे कस्टमर्स की बात करें, सारे के सारे कस्टमर सेटिस्फाइड थे। जिनके पास एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, जो भी है, सारे कस्टमर सेटिस्फाइड थे। और ऐसा भी नहीं कि इनके प्लान बड़े महंगे हुआ करते, सबका भी 200-250 का प्लान था। तो एवरीवन वाज हाईली सेटिस्फाइड। कहीं नेटवर्क का इशू नहीं, कहीं कोई प्राइसिंग का इशू नहीं, कहीं पर भी कस्टमर को ऐसा नहीं था कि मुझे कोई नया प्रोडक्ट जो है चाहिए। एवरीवन वाज सेटिस्फाइड। फिर रिलायंस ने कहा मुझे एक प्रोडक्ट जो है लेकर आना है। रिलायंस ने कहा मुझे एक प्रोडक्ट लेकर आना है। उस समय, अब मुझे नहीं पता आपको सारी बातें याद है या याद नहीं है, कि आप उस समय थे या नहीं थे? अच्छा थे, अच्छा नहीं ठीक है थे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हाँ सर उस समय थे। कितने बड़े या कितने छोटे थे? 10-12 साल के थे। अच्छा ठीक है, उस समय आप 10-12 साल के शायद आप होंगे, तो आपको शायद इतना नहीं पता होगा। पर आपके अगर पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनका जो नेटवर्क था, मस्त नेटवर्क चल रहा है, कहीं कोई उनको कोई कमी नहीं थी, उनके अंदर कोई नीड नहीं थी कि मुझे जियो जो है खरीदना है। और मार्केट कैसे कैप्चर करते हैं, जो मैंने कहा ना, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, पूरे इंडिया में, ग्लोबल में आपको बेचना है, और किस तरीके से, क्योंकि ये मार्केट उस समय एक भी बायर नहीं है। जिस समय जियो आया उस समय हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन था, हर किसी के पास नेटवर्क था, और हर व्यक्ति अपने नेटवर्क से सेटिस्फाइड था। और जब जियो लेकर आए तो सबको था भी हमें नहीं चाहिए। जब रिलायंस जियो लेकर आई, सबने कहा, एक भी पर्सन ने कहा मेरे को जियो चाहिए, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी था। आप सबके पास ऑलरेडी मोबाइल से, किसी को मतलब जियो की ज़रूरत जो है नहीं थी। और जियो ने, अब रिलायंस की बात करें, उन्हें वही कहा अब क्या करें भाई, प्रोडक्ट बेचना है और हर घर में। और आप देखो क्या स्ट्रैटेजी थी। तो मैंने कहा ना ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को 8-10 क्लासेस तो इंटर में लग जाएंगी समझाने में, पर ये टॉपिक इतनी जल्दी समझ जो है नहीं आता। तो भाई ये टॉपिक इतना है कि भाई रिलायंस को जियो लॉन्च करना था, उन्हें क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? उन्होंने सबसे पहले फ्री में दिया। प्राइसिंग कैसे करते हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपको जो है समझाएगा, किस तरीके से मार्केट में पेनिट्रेट करना है, किस तरीके से काम करना है। तो उनको पता था आज अगर ये 100 रुपये, 100 छोड़ो अगर 50 रुपये भी लेंगे, 50 छोड़ो अगर सिम कार्ड के 25 रुपये भी अगर लेंगे, कोई कस्टमर नहीं लेगा। क्यों? उसको ये चाहिए ही नहीं। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास नेटवर्क है, उनको चाहिए ही नहीं। तो हमें मतलब कोई भी खरीदेगा नहीं, कोई 25 रुपये भी देने को तैयार जो है नहीं होगा। और सोचें, रिलायंस ने कहा मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट, क्योंकि इंडिया में कितने मोबाइल सेल नेटवर्क है, हर किसी के पास, रिक्शा वाले के पास मोबाइल है। मार्केट तो बहुत बड़ी है। अगर सबके पास ये पहुंच गया तो हम प्रॉफिट तो कमा लेंगे। अब कैसे भेजें? तो उन्हें कहा फ्री में कर देते हैं। और अगर बात करें तो फ्री में करा, और शायद कहूँगा फ्री भी नहीं किया। रिलायंस ने शुरू किया था नेगेटिव प्राइस से। मैंने शायद फाउंडेशन में भी इस पे चर्चा जो है करी थी। मैं कहता इंटर में डिटेल में चर्चा जो है करेंगे। नेगेटिव प्राइस से शुरू किया। नेगेटिव प्राइस का मतलब उन्होंने कस्टमर को तो दिया फ्री में, कस्टमर को दिया फ्री में, और जितने भी आपके डीलर्स थे, डीलर्स को कहा तुम फ्री में देकर आओ, और हम आपको हर सिम के देने के, हम में भी आपको 100 रुपये 200 रुपये जो है देंगे। नेगेटिव प्राइस, सामान बेचने के पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे दे दे के उन्होंने सामान बिकवाया है। हमसे पैसे लो और सामान भी ले जाओ। मतलब फर्स्ट वो कहते हैं ना, कंपनी इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई सामान बेच रहे हैं और पैसे देकर बेच रहे हैं, पैसे ले नहीं रहे। कह रहे कस्टमर को तो फ्री में, और जो ये देकर आएगा, सिम देकर आएगा, हर सिम पर 100 रुपये जो है आपको देंगे। और इतना अच्छा उन्होंने हर सिम पर पैसे दिए। हर बंदा, मतलब कितने डीलर्स ने अपना काम छोड़ छोड़ के, और इवन आपके घर पर आए होंगे, प्लीज़ रिलायंस का सिम जो है आप ले लें। अगर क्योंकि आपको याद नहीं पर उस समय पता है, मतलब लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़ कर वो सिर्फ घर घर गए सिम देने। क्या फ्री में सिम ले लो, बस आप सिम फ्री में जो है ले लो, फ्री में है, कहीं कोई आपका एक पैसा आपको जो है नहीं लेगा। फ्री में सिम जो है लो। और लिटरली लोगों ने, मतलब रिलायंस ने इतने एजेंट्स बना दिए, कहने की जरूरत नहीं थी। हर बंदा अपना काम धंधा छोड़ के रिलायंस का जियो जो है दे रहा था। तो उन्होंने काम यहाँ से शुरू जो है किया कि उन्होंने कितने ही लाखों लोगों को अपना एजेंट वैसे ही बना दिया, आप दे, और जो मेरा सिम किसी को दे आएगा उसने सिम एक्टिवेट करी, और आपके पास 100 रुपये 200 रुपये जो है आ जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने फ्री भी कितने दिन का दिया? हाँ जी, 6 महीने, 6 मंथ्स जो है उन्होंने दिया। 6 मंथ्स उन्होंने दिया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं,
6 महीने उन्होंने फ्री में दिया। और वही बात करें, अगर 200-250 रुपये पर मंथ का प्लान सबका चल रहा था, तो सीधी बात है 250 इंटू 6 महीने 1500 रुपये कस्टमर को फ्री में जो है दे दिए। तो वहां जाके एक ऑफर आई, हर बंदा कह रहा है यार 6 महीने, क्योंकि 6 महीने में क्या था, इनकमिंग आउटगोइंग डेटा सब कुछ फ्री था, और डेटा भी पूरा था, इंटरनेट सारे यूज कर रहे थे, सब कुछ फ्री कर दिया था। तो भाई 6 महीने होने का फ्री में जो है रखें। तो सबने कहा 6 महीने क्या बुरा है। तो भाई सब ने ये जो है मोबाइल कनेक्शन जो है लिया, सब ने कनेक्शन जो है ले लिया था। पर अगर मैं आपसे पूछूं, ये कनेक्शन आपने लिया, पर क्या आपने अपना एग्जिस्टिंग मोबाइल छोड़ दिया था? क्या एग्जिस्टिंग मोबाइल छोड़ा था? बिल्कुल भी नहीं। ये छोड़ा नहीं था। क्या पोर्ट करवा लिया था? नहीं। पोर्टेबिलिटी की तो उस समय फैसिलिटी नहीं थी, पोर्ट करने की फैसिलिटी बाद में आई है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में जो है समझ आएगी, उस समय पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी नहीं थी, ये सब चीज़ें बाद में जो है आई थी। किस तरह के बिजनेस होता है, कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे बिजनेस लॉज बनाते हैं, वो कई चीज़ें आपको बाद में समझ जो आएगी। पोर्टेबिलिटी पहले नहीं था, पोर्टेबिलिटी बाद में जो है आया, क्योंकि स्टोरी वही थी, एग्जिस्टिंग नंबर किसी ने भी नहीं छोड़ा था। क्योंकि हम सबके मन में क्या था यार, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपने नंबर से प्यार होता है, तो मेरे को अपना ही नंबर रखना है, और किसी को 2 नंबर रखने का मन भी नहीं था, किसी को 2 नंबर नहीं रखने थे, सबको था भाई एक नंबर एक फ़ोन जो है रखना है। तो ठीक है, 6 महीने हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, डेटा इसमें चलाएंगे, आउटगोइंग इनकमिंग इससे जो है हम कर लेंगे। तो सबके माइंड में था 6 महीने हम ये सारा काम जो है करेंगे। सबने अपना मोबाइल ये रखा था, 6 महीने इसको यूज जो है उन्होंने किया, और सबके माइंड में क्या था, 6 महीने बाद इस सिम को तोड़ देंगे। कहीं पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कहीं पर कोई चार्ज नहीं था, फ्री का काम था। उन्हें कहा 6 महीने जो है इसको यूज करवाया। ठीक है जी, 6 महीने ये सारा हुआ, और सबके माइंड में क्या था, जैसे ही 6 महीने होंगे हम जो है इसको फेंक देंगे। सबकी सोच, आपको तो याद नहीं होगा, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, सबके माइंड में था 6 महीने बाद इसको जो है फेंक देंगे, कोई पूछने वाला जो है नहीं है। फिर 6 महीने हुए, रिलायंस को ये पता था नहीं पता था? पता था, ऑब्वियसली बात है, रिलायंस को पता था 6 महीने बाद मेरा सारे नेटवर्क जो है बंद हो जाएगा। फिर रिलायंस ने क्या किया, हाँ जी, एक्सटेंशन, सबको पता है 3 महीने नहीं, शायद 3 महीने एक्सटेंशन और जो है दी थी, शायद 3 महीने या 6 महीने, मेरे साथ 3 महीने एक्सटेंशन और दी थी, 3 महीने और दिया। और वही वाली बात थी, 9 मंथ्स एक सफिशिएंट टाइम होता है टू बिल्ड अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा हो तो भी लॉ ऑफ डिमांड के साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनको होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक बार डेवलप करो, और 9 मंथ्स में जब आपने इसको यूज़ किया, सबने यूज़ किया, तो लगा भी ठीक है, सेटिस्फाइड आप हो गए, क्वालिटी बिल्कुल सही है, डेटा प्लान बिल्कुल सही है, नेट की स्पीड बिल्कुल फास्ट है, आउटगोइंग इनकमिंग बिल्कुल सही है, कहीं पर कॉल ड्रॉप नहीं होती, आपको सब कुछ अच्छा जो है। 9 मंथ्स आर एक सफिशिएंट टाइम कि आपका टेस्ट और प्रेफरेंस जो है बिल्ड हो गया था, बिल्ड आपका जो है हो गया था। पर अभी भी ये फ़ोन आपके पास था, और ये भी क्लियर था दोनों यूज़ तो नहीं करेंगे, ये क्लियर था दोनों यूज़ तो नहीं करेंगे। अब 9 महीने हो गए, उसके बाद फिर रिलायंस ने क्या किया, हाँ जी, फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई देखो अब फ्री में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज आपको सिखाता है। फिर उन्होंने कहा 9 महीने हो गए, अब प्राइसिंग उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। मार्केट का प्लान था 250 से 300 रुपये का, एक नॉर्मल प्लान। इन्होंने कितने शुरू किया था, 99। इन्होंने शायद 99 का प्लान जो है शुरू किया था, जहां बाकी सबका 250-300 का प्लान था, इनका 99 का प्लान था, जिसमें डेटा इनसे ज़्यादा था और आपका कॉलिंग जो है कम जो है आ गई थी, और उस समय टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आ गया था। फिर लोगों ने क्या बोला, इतना बुरा भी नहीं है। पहले क्या था, नहीं लेना, पर देखिए रिलायंस की स्टोरी, लास्ट में कहा कि यार 99 बुरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आउटगोइंग इनकमिंग इससे करते हैं, क्योंकि आप सब एडिक्टेड तो हो गए इस समय, आपको जो है मोबाइल फ़ोन पे नेट चाहिए, और ठीक है नेट 99 का प्लान ज़्यादा बुरा जो है नहीं आता, तो 99 का प्लान जो है वो लेकर जो है आए थे। 99 का प्लान आया, और फिर कस्टमर्स ने ऑलमोस्ट सब ने रिलायंस का फ़ोन, क्योंकि 9 मंथ्स में टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया था, आपको डेटा यूज़ करने की आदत हो गई थी, और यहाँ पर डेटा का प्लान बहुत ज़्यादा था, इस चक्कर में आप सब ने 99 पर इसको शुरू जो है किया। और फिर धीरे धीरे, फिर अगर धीरे धीरे बात करें तो अब एक दिक्कत जो आई थी वो क्या थी, 2 फ़ोन नहीं रखने। उसके बाद रिलायंस ने
फिर कानून में बदलाव लाए, नंबर पोर्टेबिलिटी भी जो है होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद नंबर पोर्टेबिलिटी जो है कानून में आ गया था कि भाई कस्टमर, फिर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भाई कस्टमर को इतना बाइंड नहीं होना चाहिए, फिर कानून तो बन जाते जहाँ पैसा मिलता है तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ को, भाई चलो मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ, पर हाँ उस समय फिर कानून आ गया था कि आप सेम नंबर, भाई आपका जो नंबर है इसको आप रिलायंस में आप शिफ्ट जो है कर सकते हैं। तो भाई आपने धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना बाकी जो है नेटवर्क शिफ्ट होकर रिलायंस पर जो है आने शुरू हो गए थे। और जब रिलायंस पर आ गए और उसके बाद अब प्लान कितना है? हाँ जी, अब प्लान क्या 99 का चल रहा है? अब तो आपका नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा प्लान जो है, मतलब अब मार्केट प्लान जो है आप उसी पर जो है आ गए हो। हाँ जी, अब जो प्लान है, जो मार्केट का प्लान है उसी पर जो है रिलायंस आ गया है। और रिलायंस ने सिर्फ स्टोरी किसकी चलाई? मार्जिनल कॉस्टिंग। तब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस अगर करना हो, और अगर ये चैप्टर समझ आ गया तो आप बहुत मस्त काम जो है कर सकते हो। रिलायंस की बात वही करें, रिलायंस ने तो जहाँ पर मार्केट थी ही नहीं, जीरो बायर से रिलायंस टॉप तक जो है चला गया। जीरो बायर से, जहाँ पे एक भी बायर नहीं था, और रिलायंस ने सारे मार्केट को जो, उसके बाद तो कितने मर्जर्स हो गए। फिर तो आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो गया, कह रहे हमसे सरवाइव करना मुश्किल जो है हो गया। क्यों? क्योंकि उनके सारे कस्टमर स्विच ओवर जो है करते चले गए और रिलायंस बिकेम द किंग। कंफर्टेबल है? तो भाई हमें ये चैप्टर में, मतलब अगर बात करें इस चैप्टर में, यही सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी है। और इस चैप्टर की बात करें तो देखते हैं आप कब तक मेरा साथ दे पाओगे। तो भाई 8 लेक्चर शायद मेरे जो है लगेंगे, और कॉस्टिंग का सारा सिलेबस एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। अभी तक जितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं सारे चैप्टर्स के एक तरफ, और इसमें फॉर्मूले से ज़्यादा जो है आपको मिलेंगे। कितने फॉर्मूले मिलेंगे? आज एक ओवरव्यू आपको जो है मैं दे देता हूँ। और मस्त चैप्टर है, और बस इस चैप्टर में बस आपका IQ जो आपके पास थोड़ा कम है। तो भाई इस चैप्टर में हाँ एक चीज़ कह सकता हूँ, आप चाह कर भी फॉर्मूले याद ही नहीं कर पाओगे। मतलब ये चैप्टर, बाकी सारे फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे, तो चाहकर आपको समझ ही नहीं आएगा सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, कितने फॉर्मूले होंगे, लास्ट तक आपको समझ नहीं आएगा। लिस्ट एंडलेस है, मतलब इसकी लिस्ट, बाकी सब में फॉर्मूले पता है, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इसमें तो यही नहीं पता कितने फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, आपको इसके बारे में कोई आइडिया भी जो है नहीं होगा। तो लो जी शुरू करते हैं। और इसमें एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ, सिर्फ आपके कंसेप्ट, और अगले 8 दिन कोई भी क्लास मिस मत कर देना, और दूसरा क्लास के बीच में कोई बात मत कर देना, क्योंकि जहाँ तक समझ आता रहेगा वहाँ तक आएगा, जहाँ समझ आना बंद हुआ उसके बाद समझ नहीं आएगा। और वही वाली बात है, जहां बंद हो गया उसके बाद समझ, अगर यहां बंद हो गया तो फाइनल कुछ समझ जो है नहीं आएगा, क्योंकि पूरा लिंक में जो है चलना है। तो अब ये देखते हैं आज समझ आएगा या कल तक समझ आएगा या परसों तक समझ आएगा, तो ये अब आपके ऊपर जो है रहेगा। ठीक है जी। बच्चा कह रहे सर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी टफ है क्या? अभी पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो कुछ भी नहीं था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसके सामने कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो भाई कुल मिला के 10-15 फॉर्मूले थे, 20 फॉर्मूले थे, आपने फॉर्मूला यूज करा, आंसर जो है आ गया है। यहाँ तो यही समझ नहीं आएगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, लास्ट तक किसी को पता नहीं चलता सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो पता होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला तो एक ही है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एक ही है। यहाँ पर स्टोरी ये है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर करा रहा हूँ तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के 25 फॉर्मूले हैं। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है ये आपको समझ आना देखते हैं। पर वही वाली बात है, बहुत इजी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और मैं तो शायद बताया था भाई, मेरे तो जिंदगी के 2 मेन चैप्टर्स आए थे, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाना जो है शुरू किया। मेरे को 2 चैप्टर्स सबसे ज़्यादा अच्छे जो है, मतलब पूरे सीए जर्नी में ये 2 चैप्टर से मुझे प्यार जो है हो गया था, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो जी तो शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और अब पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, और कोई भी बात जो है मत करना। और विशाल जी जो बात करे बिना पूछे बाहर अगले 8 दिनों के लिए, ठीक है, आई कार्ड लेकर बाहर करते चले जाना, क्योंकि आज बाहर चला गया कल तो समझ आना ही नहीं है। ठीक है, तो जैसी जो बात करे हाथों हाथ बाहर जो है कर देना, बस मैं बात कर सकता हूँ।
ठीक है, कि आप मुझे बाहर कर दें। ठीक है, तो अब सिर्फ मैं बात करूंगा और कोई बात जो है नहीं करेगा। चलो, तो भाई चेक करें और लिखें। हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हमने दो भागों में बांटा, कॉस्ट को दो भागों में बांटा। कौन कौन सी कॉस्ट? एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इस चैप्टर तो वैसे कहूँगा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आपके बिजनेस में काम आएगा। बाकी सारी चीज़ें कहूँगा आ भी सकती नहीं आ सकती, पर अगर आपको बिजनेस करना हो ये चैप्टर तो बहुत काम जो है आने वाला है। तो भाई फिक्स कॉस्ट ये क्या होती है? विच रिमेन फिक्स्ड, विच रिमेन फिक्स्ड irrespective ऑफ आउटपुट। सामान 1 यूनिट बने, 2 बने, 3 बने, 100 बने, फिक्स कॉस्ट सेम है। जैसे मैं अपनी बात करूं, अब मेरी क्लास में 1 बच्चा बैठे और 100 बच्चे बैठे हो, फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट मेरे को सेम जो है पे करना है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कह रहे हैं ध्यान से समझना, कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। और ऑनलाइन वाले बच्चों आप हेडफोन लगा लो, कोई भी डिस्टरबेंस आपके घर पे भी जो है ना हो। मतलब ये चैप्टर में अगर डिस्टरबेंस हो गई तो आपका करियर में डिस्टरबेंस जो है आ जाएगी। मतलब बाकी सारे चैप्टर में इतना मैं सीरियस नहीं था, पर इस चैप्टर में अगर समझ आ गया तो फाइनल तक समझ आएगा, नहीं तो ये चैप्टर एक ऐसा है कि इसमें फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ कंसेप्ट काम आने। फॉर्मूले सामने होने के बाद भी आपको समझ नहीं आना ये फॉर्मूला यूज करूं या मैं ना करूं। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप हेडफोन अगर हो, हेडफोन जो है आप लगा लें। तो भाई कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड बट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट। तो भाई और हर चीज़ को बहुत समझ लेना, कई बार लगता है हमें जो पता है पर इसको और समझे। फिक्स कॉस्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मेरे यहाँ पे जो रेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, मान लो रेंट मेरा है 1,00,000 रुपीज़। ठीक है जी, 1,00,000 रुपीज़ मान लेते हैं पर मंथ, ये हमारा रेंट है। मैंने क्लासेस शुरू करी, तो अब क्लास में बच्चा आए या ना आए, एक ही बच्चा नहीं आए तभी मुझे रेंट देना है। एक बच्चा आए, 2 बच्चे आए, 3 आए, 4 आए, 100 आए, 200 आए, 300 आए, 400 आए, रेंट मेरा क्या है? फिक्स्ड है, कंफर्टेबल नहीं। और जब वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो इस बात को समझना, कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है, कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है। जैसे कि बात करूं, मैंने कहा मुझे आपको बुक्स देनी है, मुझे मान लीजिए आपको बुक्स देनी है, आई कार्ड इशू करना है, आपके पेपर्स चेक कराने हैं, तो मान लेता हूं 2,000 रुपये, मैंने कहा 2,000 रुपये पर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिखा 2,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट मेरा फिक्स है। तो अगर एक बच्चा पढ़ने आएगा तो मुझे 2,000 की किताबें जो है देनी है। ठीक है जी, अगर 2 बच्चे आएंगे तो 4,000 रुपये खर्च होगा, 3 बच्चे आएंगे तो 6,000 खर्च होगा, 4 बच्चे आएंगे तो 8,000 खर्च होगा, पर रेंट मेरा फिक्स्ड है। ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा मुझे किताबें प्रिंट करनी है और मुझे किराया देना है, तो हमने कहा 2 में क्लासिफाई किया। हमने कहा फिक्स कॉस्ट क्या है? आपका बच्चा आए या ना आए, एक भी बच्चा नहीं आया तो मेरा रेंट कितना है? फिक्स है 1,00,000 रुपये। और बच्चा अगर एक आया तब भी रेंट 1,00,000, 100 आया तब भी रेंट 1,00,000। वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या बोला? पर यूनिट फिक्स्ड है, किताबें मुझे पर यूनिट आप सबको 2,000 की देनी है। एक भी बच्चा नहीं आया, क्या मुझे किताबें प्रिंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चा आया 2,000, 2 बच्चे आए 4,000, 3 बच्चे आए 6,000, तो कह रहे हैं वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो भाई जितनी प्रोडक्शन होगी या जितने मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा उतना काम जो है हमारा होगा। क्या ये बात क्लियर आती है? चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ें और लिखें, कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग कह रहे एम्स टू रिकवर, मार्जिनल कॉस्टिंग एम्स टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट। एक सजेशन दिया इस चैप्टर ने, मार्जिनल कॉस्टिंग एम्स टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट एंड देन मूव्स टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। तो भाई इस चैप्टर ने एक सजेशन दिया, सजेशन क्या दिया कि भाई आज
उन्होंने कहा अगर मुझे मान लो एक नया इंस्टीट्यूट में शुरू कर रहा हूँ, आज मानते फर्स्ट टाइम मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ या इस समय मेरे को बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो मैंने कहा मेरे दो खर्चे, मैंने सारे खर्चों को दो में डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो मैंने कहा वेरिएबल खर्चा कितना आया 2000, फिक्स कितना है मान लेते हैं 1 लाख। कंफर्टेबल है। ऐसे हमने जैसे ही बजट पढ़ा था तो कल को सेमी वेरिएबल भी होगा, दो में क्लासिफाई कर दिया फिक्स्ड और वेरिएबल, ऐसे स्टेप कॉस्ट आएगी, सब कुछ पढ़ना है। तो हमने कहा हमने पहले क्लासिफाई कर दिया फिक्स्ड और वेरिएबल में। और उन्होंने कहा भाई आपका पहला टारगेट होना चाहिए, आप जब भी सेलिंग प्राइस रखो पहला टारगेट होना चाहिए कि आप वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर जो है आप कर पाए। तो उन्होंने कहा आप अगर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप अपनी फीस रखो 2000। उन्होंने कहा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 2000, तो कह रहे आप फीस रखो 2000। अगर आपको मार्केट में कुछ बड़ा एक्सपैंड करना है तो भी उन्होंने कहा पहले आप फीस रखो 2000। तो कह रहे 2000 में क्या है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट आप रिकवर जो है आप पहले कर लो। उन्होंने कहा आप वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना शुरू करो। कह रहे पहला टारगेट होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करो। अगर रेंट नहीं भी रिकवर होता कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप वेरिएबल कॉस्ट को तो रिकवर करना जो है शुरू करो। इतने में क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट जैसी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप फिक्स कॉस्ट की रिकवरी भी जो है कर लेना। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट ने कहा आप पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर जो है करें। और आप खुद सोच के बताएं, अगर इस समय मैं अपनी सेलिंग प्राइस मान लो मैं कॉस्टिंग की फीस अगर मैं इस समय रखूं 2000 रुपये, तो भाई क्या लगता है बच्चे डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लगता है बढ़ेगी। ठीक है, छोटी सी बात है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड जो है हमने पढ़ा है, अगर प्राइस कम करोगे डिमांड जो है बढ़ जाएगी। और आप खुद सोच के बताएं, अगर 2000 रुपये में कॉस्टिंग रख दूं, 2000 रुपये अकाउंट्स रख दूं, 2000 रुपये टैक्स रख दूं, 2000 रुपये लॉ रख दूं, और ग्रुप 1 अगर हम लॉन्च करें 8000 रुपये में, हाँ आपके सबके चेहरे में एक अलग ही खुशी जो है आ गई। तो आप सोचें अगर ये हम प्राइस रख दें, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट अगर ये है, एक बार फिक्स कॉस्ट भूल जाएं, अगर एक बार फिक्स कॉस्ट भूल जाएं, अगर हम 8000 में ग्रुप 1 लॉन्च कर दें तो आपको क्या लगता है मार्केट में हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे? आ पाएंगे। कितना आ पाएंगे? बच्चे कितने बढ़ेंगे? 2-4 बढ़ेंगे, अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है, बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है अगर आप 8000 में रखते हो तो इतने में तो बहुत बच्चा जो है एक साथ जो है आ जाएगा, एकदम से बच्चा आएगा। ऐसे ही बच्चे आ जाएंगे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो सेल्फ स्टडी सोच रहे थे, वो भी कहेंगे 8000 में क्या बुरा है। आज जो फीस है हम उस पर डिस्कस नहीं करते, पर हाँ आज फीस अगर बात करें तो भाई 40,000 की फीस मार्केट की चल रही है, 50,000 की फीस मार्केट की जो है चल रही है, उसमें अगर हम 8000 में शुरू करें, पर वही वाली बात है 8000 प्लस क्वालिटी, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी बेकार है तो कोई नहीं आएगा, पर अगर आज शुरू करता हूँ तो मेरे को उम्मीद है अगर मैं शुरू करता हूँ तो मार्केट में नाम भी है, जैसे रिलायंस का नाम था तो रिलायंस का नाम भी था, और रिलायंस ने ये 6 महीने 9 महीने अपनी क्वालिटी बिल्कुल मस्त दी। बस सारी स्टोरी इसके अंदर है, क्वालिटी खराब कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। सस्ता सामान किसी को नहीं चाहिए, सबको बेस्ट क्वालिटी चाहिए। और वही सारी स्टोरी आती है कि अगर हम क्वालिटी बेस्ट देते हुए अगर हम 8000 रुपये अगर हम फीस रखते हैं तो एकदम से भाई आपको भी समझ आता है, एकदम से मार्केट में जो है डिमांड शूट अप जो है कर जाएगी। शायद 10 टाइम्स भी हो सकता है, 100 टाइम्स भी जो है हो सकता है। इस बात से आप सहमत हैं? तो भाई इस बात से आप सारे सहमत हैं। और जब रिलायंस को लगा कि भाई जब इतने सहमत है रिलायंस का, मेरे पास तो फंड्स की कमी नहीं है भाई, ये तो एक नॉर्मल आपकी मेरी बात है भाई, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं करोगे तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। रिलायंस ने मेरे पास तो दुनिया भर का पैसा है, तो उसने कहा मेरे को तो वेरिएबल कॉस्ट भी छोड़ो, मैं तो फ्री में शुरू करता हूँ। कह रहे हैं फ्री भी छोड़ो, मैं तो नेगेटिव प्राइसिंग शुरू जो है करूँगा। उनके पास इतना पैसा था, तभी आजकल जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं नॉर्मली यही सारा काम जो है करते हैं। उन्होंने कहा पैसा हमारे पास है, तो उन्होंने कहा अगर पैसा है, ये तो एक सजेशन है, तभी कॉस्टिंग में कोई लॉ नहीं है, मैं तो आपको बिजनेस करना बता रहा हूँ। उन्होंने कहा भी हमारे हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर लोगे तो बढ़िया है, बाकी आपके ऊपर है आप कितना रिस्क जो है ले सकते, कितना रिस्क जो है ले सकते। बस इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आज आपको मेरे को सबको देखो क्वालिटी से हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। हाँ उसके बाद अगर प्राइसिंग सस्ती हो जाए तो डिमांड जो है बढ़ जाती। तो उन्होंने कहा भी सबसे पहले आप
वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करना जो है आप शुरू करें और फिर धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाना शुरू करो। फिर 2000 का मे बी 2100 कर दो, 2200 कर दो, 2500 कर दो। फिर आप जो है फिक्स कॉस्ट की रिकवरी जो है आप कर लो, और जब फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो जाएगी उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट जो है आ जाएगा। और ये शायद रिलायंस ने जो है किया, पहले नेगेटिव से शुरू किया, फिर धीरे धीरे जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया, जब मार्केट में सबके पास आ गया, नंबर पोर्टेबल भी होना शुरू जो है हो गया, तब उन्होंने प्राइस फिर 99 का, फिर 149 का, फिर 199 का, 249 का, फिर प्लान धीरे 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 जो है बढ़ गया। पहले वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर किया, फिर फिक्स कॉस्ट को रिकवर किया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू किया, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं। मार्केट को कैसे मोनोपोली पर लेकर आना है, ये चैप्टर आपकी मदद जो है करता है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा तो है, आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन कमा सकता है? सिर्फ मोनोपोली। पर मैंने कहा ये आप सबने पढ़ा है, पर सारी स्टोरी वही है, कितनों ने समझा? रिलायंस ने समझ लिया, हमने तो फीचर्स पढ़ के छोड़ दिए। रिलायंस को समझ आ गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है, मेरे को मार्केट में क्या करना पड़ेगा? मोनोपोली लानी जो है पड़ेगी। और मोनोपोली के लिए ये सारी स्ट्रैटेजी जो है उन्होंने जो है बनाई है, उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी जो है ये सारी जो है बनाई। क्या ये बात समझ आती है? कंफर्टेबल चल रहा है? तो लो जी, फिर थोड़ा सा और अगर समझो तो भाई इसी बात को समझें। हमने कहा आज 2000 रुपये मेरा यहाँ पर खर्च होता है, और अगर आज मान लो मैं फीस रखता हूँ, मान लो 2500, मैंने अगर फीस रखी 2500, तो पहला टारगेट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट मेरा रिकवर हुआ, तो मैंने कहा लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, कितना? 2000 रुपये। तो मेरे को इसका मतलब 500 रुपये पर स्टूडेंट मेरे को सरप्लस आ गया। मैंने कहा अगर 2500 से अगर 2000 से कम रखूंगा तो क्या है? अगर मैं 1800 रखता हूँ, 1800 आए, 2000 की किताबें हैं, तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा 2000 तो मिनिमम रखो, एटलीस्ट आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो हर बच्चा आपको कितने रुपए देकर जा रहा है? 500 रुपये देकर जो है जा रहा है। और इस 500 से अब फिक्स कॉस्ट की रिकवरी जो है होना शुरू हो जाएगी। कंफर्टेबल है? जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो एक ही बच्चा आया तो मैंने कहा 2500 रुपये फीस आई, 2000 का वेरिएबल कॉस्ट, 2000 की किताबें, 500 रुपये मेरे पास आया, और मैंने कहा 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। नुकसान मेरा कितना हुआ? 99,500 का नुकसान हुआ। पर अगर दो बच्चे आए तो 5000 की फीस हो गई, 4000 किताबें, या मैं कहूँगा 500 इंटू में 2000 रुपये आ जाएगा। मैंने कहा 1 लाख का है तो मेरा लॉस कम हो गया। तो मैंने कहा जो ये पैसा आ रहा है, फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो गई। अगर 10 बच्चे आए तो बताओ 10 बच्चे से कितना सरप्लस हो गया? 500 एक बच्चे से मिल रहा है, तो 500 इंटू में 10 कितना हो गया? 5000। तो मैंने कहा 1 लाख की फिक्स कॉस्ट, मेरा 95 लाख अभी भी नुकसान है, पर धीरे धीरे नुकसान मेरा कम होना शुरू हो गया। अगर 100 बच्चे आ गए, अगर 100 बच्चे आए तो कितना हो गया? शायद 50,000 सरप्लस आ गया। मैंने कहा 1 लाख की है तो 50,000 का नुकसान जो है मेरा हुआ। अगर 200 बच्चे आ गए, तो मैंने कहा 200 बच्चे आए तो चेक करो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आया, 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है, मैं ब्रेक इवन पर आ गया। और अब ध्यान से चेक करो, अगर तो सोचो 201 बच्चा आया, एक बच्चा और अगर आ जाए तो बताओ मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? हाँ जी, 1,05,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। मेरा प्रॉफिट कितना है? 500। और अब ध्यान से आप समझो, ये जो 500 रुपये पर स्टूडेंट है, यही एट द एंड मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। ये मेरा प्रॉफिट भी है। और मैंने कहा अब अगर 2 बच्चे आए तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1000। अगर मेरे 2 बच्चे आए, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1000। तो हम तो डायरेक्टली प्रॉफिट जो है निकालते हैं। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, हमारा इतना से काम होता है। फर्स्ट टारगेट होता है ब्रेक इवन पर आना। अगर मुझे पता चल गया 200 बच्चों को ब्रेक इवन है, तो जैसे ही 200 बच्चे हो गए, जैसे ही 200 बच्चे मान लीजिए एडमिशन हो गया, उसके बाद सिंपल सा काम हमारा चलता है कि उसके आगे मुझे प्रॉफिट में तो फिंगर्स पे आ जाता है। मैंने कहा ब्रेक इवन मान लो 200 पर आ गया, और आज मान लेते हैं 20 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। बच्चे कितने हो गए? 220। तो भाई कितना प्रॉफिट कमाया? मैंने कहा 20 बच्चे 500 के हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट जो है आ गया होगा।
सिंपल सा है, मेरे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा काम है, हमने कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड करा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और मैं अपनी प्रॉफिट जो है उंगलियों पर जो है निकाल सकते हैं। कितना ब्रेक इवन आया, ब्रेक इवन के बाद जितने बच्चे आएंगे ये मेरा प्रॉफिट सीधा सीधा जो है बन जाते हैं। अगर मैंने कहा इस बार 100 बच्चे, मतलब मैंने कहा 300 बच्चे आ गए, बताओ 300 बच्चे प्रॉफिट कितना होगा? हाँ जी, कितना होगा? 50,000। आपने कहा 50,000 का प्रॉफिट जो है आया। और आप चेक करो, पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा था, 300 बच्चे आए तो हम तो क्या करते थे, बताओ 300 बच्चों पे रेवेन्यू कितना? आप कह रहे 300 इंटू में 2500, ये कितना आ रहा है? 7.5 लाख। आपने कहा 7.5 लाख। फिर आप क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट, आपने कहा 300 इंटू में 2000 की फीस, ये कितना आया? 6 लाख। फिर क्या करते थे, लेस फिक्स कॉस्ट, वो कितना है? 1 लाख। फिर आप क्या निकाल रहे हो, प्रॉफिट कितना आया? 50,000। कह रहे हैं क्या रबिश, ये तरीका थोड़ी होता है प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट तो इसके बिना भी निकलता है। सीधा आप चेक करो कि आपका ये डिफरेंस कितना है, 500 रुपये पर स्टूडेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता चल जाए, उसके बाद तो अगर मैं पूछूं मेरे पास इस समय 500 बच्चे आ गए, बता सकते हो कितना प्रॉफिट कमाया? सीधा जो है प्रॉफिट निकलता है, सीधा प्रॉफिट जो है निकलता है। हमने कहा 200 पे ब्रेक इवन आ गया, 300 बच्चे सरप्लस हैं, 500 के हिसाब से 1.5 लाख का प्रॉफिट जो है हमारा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और होता जनरली बताओ, हम तो यही स्टोरी हमारी जो है चलती है। जैसे ही हमारा मान लो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, हमारा पहला टारगेट क्या होता है, ब्रेक इवन पर आ जाओ। जैसे ही ब्रेक इवन पर आ गए, जिस महीने ब्रेक इवन पर आ गए, हम निश्चिंत हो जाते। चलो इस बार ब्रेक इवन हो गया, और उसके बाद जितने एडमिशन हुए उस हमारे चेहरे पे स्माइल जो है आ जाती। एक एडमिशन मतलब प्रॉफिट कन्वर्ट जो है हमारा जो है हो गया। हमें ईयर एंड पर जाने की जरूरत जो है नहीं, हम तो डेली बेस पर हम प्रॉफिट जो है निकाल लेते हैं। आज इतने सरप्लस बच्चे जो है आ गए, इतने बच्चे आए तो इतना मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट जो है हमारा हो गया। तो अगर बिजनेस में चलना है तो ये होता है ना, कई बार क्या होता है, अनसर्टेनिटी। नॉर्मली किसी बिजनेस से पूछो इस साल प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, 31 मार्च को पता चलेगा। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब पता जो है चलेगा। भाई ये तो आप उसी समय बता सकते हो, आपके पास कुछ फिगर्स पता होनी चाहिए, कुछ फिगर्स पता होने चाहिए, आप ये सारा काम जो है कर सकते हो। क्या ये बात समझ आ रही है? चलो जी, तो भाई थोड़ा सा और लिखते हैं। तो भाई इसमें मैंने कहा मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है वो क्या है, ये 500 की, ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है जिसके साथ मेरा पूरा बिजनेस जो है मेरा चलता है। तो लो जी लिखो पहला फॉर्मूला। वैसे नंबरिंग तो ना ही करो, ऐसी बाद में कहीं आपको टेंशन ना हो जाए कि सर नंबरिंग कितने डिजिट तक चली गई है। जैसे ये होता है सिंगल डिजिट, ये होता है डबल डिजिट, ये होता है ट्रिपल डिजिट, ये होता है मतलब, तो कितने डिजिट तक चली गई उसमें आपको टेंशन ना हो जाए, तो नंबरिंग नहीं करते, ठीक है। वैसे ही चलो, तो हम बस फॉर्मूले लिखते चले जाते हैं। तो भाई फॉर्मूले जो है लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन, तो भाई पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उन्होंने ये जो 500 रुपये आए इसको उन्हें नाम दिया है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो 500 रुपये हैं ये 500 रुपये मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। इस 500 से फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करूंगा, और जब ब्रेक इवन आ जाएगा यही कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स माय प्रॉफिट। ये मेरा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट जो है कर रहा है, इसलिए शब्द आया कंट्रीब्यूशन। तो एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिर से याद दिलाऊं, एक एक फॉर्मूला समझ लेना, क्योंकि फॉर्मूला याद आप नहीं कर सकते तो 100% है, फॉर्मूला याद आप चाह कर भी जो है नहीं कर पाओगे। इसलिए एक शब्द पकड़ लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मतलब ये एक वैल्यू है जो कंट्रीब्यूट करेगी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में। 500 रुपये आए तो जितने जितने आते जाएंगे फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हुई, और जैसे ही फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स माय प्रॉफिट। और फॉर्मूला आप बताओ, कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला हमने क्या बनाया, ये 2500 क्या था, सेलिंग प्राइस, सेल्स नहीं सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। सेल्स हो क्या होती है, टोटल सेल। तो भाई सेलिंग प्राइस 2500 रुपये की फीस थी, और माइनस क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। तो भाई पहला फॉर्मूला हमारा आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंफर्टेबल है? तो 2500 की फीस थी, 2000 की किताब है, 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन जो है आया। ठीक है जी। ऐसे ही अब अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपसे पूछूं, टोटल कंट्रीब्यूशन, अब ध्यान से मुझे बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन, आज अगर 100 बच्चे आए, 200 बच्चे आए, 500 बच्चे आए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया, कैसे निकालोगे? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। ठीक चल रहा है? फॉर्मूले सारे इजी हैं, पर आप चेक करते जाओ। तो आपने कहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक बच्चे से 500 रुपए कमाए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आप सब क्या है? यूनिट। तो कितने यूनिट आए हमारे पास इस बार? हर यूनिट से 500 रुपए जो है हमने कमाए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है आ गया। कंफर्टेबल है? तो टोटल कंट्रीब्यूशन हर बच्चे से, हर यूनिट से 500 रुपए आ रहे हैं। टोटल यूनिट कितने जो है आए, हमने यूनिट काउंट करे, उसके हिसाब से हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन जो है निकाला। फेस टू फेस यूनिट, ऑनलाइन यूनिट, सारे यूनिट मिलाकर टोटल कंट्रीब्यूशन जो है आया। और आगे बढ़े, अब ध्यान से चेक करो। अब इस फॉर्मूले को नीचे लिख सकता हूं। अब क्या फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे, तो मैंने यहां पर लिखा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक फॉर्मूला कहने को और बन गया कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है जी। ऐसी एक फॉर्मूला और बनाओ। अब ब्रैकेट अगर ओपन कर दें, ब्रैकेट अगर ओपन करें तो भाई क्या होगा, सेलिंग प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट, माइनस में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। और अब अगर बताओ सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट, ये क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स। ये क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंफर्टेबल है? तो भाई आराम से चेक करो। कहने को 2 फॉर्मूले कराए, कहने को 1 2 3 4 5 फॉर्मूले जो है हो गए। पेपर में क्या आपको गिवन होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। कौन सी फिगर आपको गिवन होगी? कई बार टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है, कई बार सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है, कई बार कंट्रीब्यूशन गिवन होता है। पेपर में मिसिंग फिगर्स जो है आती है, तो कौन सी फिगर आपको गिवन होगी, तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसलिए सारे फॉर्मूले याद कर लेना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंफर्टेबल है? और इसको समझ कर भी चलना, मतलब फॉर्मूले याद नहीं होते, फीस कितनी और वेरिएबल कॉस्ट कितना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंसेप्ट बात समझ आ गई। और मैंने बस फॉर्मूले बनाए। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आ गया, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंफर्टेबल है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है। और उसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भाई मैंने कहा, ध्यान से चेक करो, मैंने कहा टोटल कंट्रीब्यूशन, और अब टोटल कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करें, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा, प्रॉफिट। इतनी बात भी क्लियर है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। भाई टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अटक रहे हो? लो जी कोई बात नहीं, फिर चेक करो। प्रॉफिट इक्वेशन क्या होती है, जनरल बताओ, प्रॉफिट इक्वेशन क्या होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट। ऐसे करने भी लिखना नहीं, बाद में लिखवाऊंगा, पर वो अटक गए थे। सेल्स माइनस कॉस्ट होती है, कॉस्ट को क्या लिख सकता हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे लिख सकता हूँ। सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। मैंने इसको क्या लिखा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा ऊपर, यही मेरा आया कंट्रीब्यूशन। तो भाई इसी को मैंने क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट।
ठीक है, बस यहाँ पे स्टोरी वही है, बहुत सारे रिलेशंस आने वाले हैं और यहाँ पर, और तभी इसको मैं लास्ट में जो है करा रहा हूँ कि अब तक आप मेच्योरिटी थोड़ी बहुत आ गई होगी, तो आप इन चीज़ों को, इन फॉर्मूलों को अच्छे से जो है अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन आया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो जो बैलेंस बचा वो क्या आया, प्रॉफिट। यहाँ तक ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो अगर ये समझ आया तो क्या है, अब इसके भी दो फॉर्मूले बन गए, फिर तो इससे हमारे दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। हाँ जी, दो फॉर्मूले क्या बने, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ, तो टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, आपने कहा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। भाई इसको इधर ले जाओ, टोटल कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इजी। तो भाई टोटल कंट्रीब्यूशन का देखो एक फॉर्मूला और बन गया, अभी हमने इतने फॉर्मूले सीखे, ऐसे एक फॉर्मूला और जो है बन गया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो आप कह रहे हैं सर टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, हाँ टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, दिस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। पेपर में मिसिंग फिगर्स आ रही हैं, क्या आपको गिवन होगा और क्या निकालना है ये आपको जो है सोचना। ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है। तो कहने को भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या बनना, प्रॉफिट। तो अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, इसको इधर ले जाओ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर फिक्स कॉस्ट निकालना है इसको इधर, इसको टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल प्रॉफिट जो है हमारा आ गया। कंफर्टेबल है, लो जी एक बार यहीं तक रिवाइज कराता चलता हूं, तो भाई चेक करते जाएं। हमारा पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आराम सोचो फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छे से समझ आए कि फॉर्मूला याद नहीं, मतलब माइंड में विजुलाइज कर लेना। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट हमने दो में डिवाइड कर दी थी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने कहा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस किया, वो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला क्या आया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। दूसरा फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। तीसरा फॉर्मूला मेरा क्या आया, हमने कहा टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंफर्टेबल है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो क्या बना, प्रॉफिट। और जब ये बना फिर दो फॉर्मूले और बन गए, हमने कहा टोटल कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और आया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल प्रॉफिट। कंफर्टेबल चल रहा है, मस्त चल रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। तो मैंने अभी जो लिखवाना चाह रहा था उसको भी लिख लेते हैं। तो मैंने वही कहा, चेक करो, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो बचपन से पढ़ा है, सेल्स माइनस कॉस्ट, ये क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है जी, अब देखो फॉर्मूला तो इतना सही है, अब इसके कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हमने कहा सेल्स में से टोटल कॉस्ट मेरी क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। कंफर्टेबल है। तो भाई अब मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये सारे फॉर्मूले बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल कहां से शुरू होगा ना तुम जानो ना हम। तो भाई अब चेक करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करा, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट जो है मेरा आ गया। ठीक चल रहा है, मस्त चल रहा है, इंटरेस्टिंग चल रहा है।
हाँ, ये चैप्टर कहता है अगर मुझसे पूछो ऐसे चैप्टर सीए में पढ़ाने चाहिए तो मैं तो ये पढ़ाने के लिए आया था, पर इसको पढ़ाने के लिए बताओ कितने बाकी सारे चैप्टर भी पढ़ाने जो है पढ़ गए। लो जी, तो एक बार फिर से समराइज कर लें टोटल कंट्रीब्यूशन। तो चेक करो टोटल कंट्रीब्यूशन, कुल मिला के 3 मेजर फॉर्मूले मैं बार बार लिखवाता जाऊंगा जिससे आप गड़बड़ ना करें। तो टोटल कंट्रीब्यूशन के 3 मेजर फॉर्मूले और बाद में बहुत सारे माइनर फॉर्मूले आएंगे। 3 मेजर फॉर्मूले, पहला मेन फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, ये मेन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 3 मेन फॉर्मूले से एक बार क्लास की शुरुआत करते हैं, एक सवाल करना शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे फॉर्मूले और जो है आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और हम करते ही चले जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो यहां तक पहले पूछ लेता हूं किसी को यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। चलो, तो भाई अब चेक करें और एग्जाम्पल नंबर 1 नए पेज से कर लेना या थोड़ा गैप देकर जो है कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है, शेर अर्ज किया है इशाद इशाद, ना तुम जानो ना हम, माजल कॉस्टिंग से पहले थी खुशी अब बढ़ेगा गम। ठीक है जी, नहीं गम नहीं बढ़ेगा, खुशी ही बढ़ेगी। बहुत अच्छा जो है ये आपका चैप्टर है, एक्चुअली बहुत इंटेलेक्चुअल है, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चैप्टर में जो है आया था, बहुत मज़ा जो है आने वाला है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करें। मिस्टर एक्स, चलो जी, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग, आज बस एक एग्जाम्पल करना है। मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप सीए बने और आपका मन है चलो बिजनेस जो है शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पता चला फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए। तो आपको एक प्रीमाइसेस लेना पड़ा, सैलरी देनी पड़ी, तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया 10 लाख रुपए। और फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो है ₹200 पर यूनिट। और सामान की बनाने की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, इसलिए आते हैं। पर वेरिएबल कॉस्ट एक बार मान ली 200 रुपये गिवन है। और कह रहे हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो कितना है 1000 रुपये पर यूनिट, ठीक है जी। तो भाई इसके साथ खेल शुरू करते हैं। पहला पार्ट कह रहे हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉमा, अरे सवाल पूरा करने दो, अभी रुको जरा, टोटल कंट्रीब्यूशन, सब्र करो, एंड total profit if he sells 500 units। तो अब बजट बनाया, इस महीने या इस साल 500 यूनिट बेचने का टारगेट है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। क्या कहते हो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। तो बताओ जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमने कहा वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हम 1000 पे सामान बेचेंगे, 200 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है, 800 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। ये 800 रुपये पहले कंट्रीब्यूट करेगा मेरी रेंट की रिकवरी में, एक बार रेंट रिकवर हो गया तो मेरे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट जो है करेगा।
कंफर्टेबल हैं। हम भी सारा काम यही करते हैं, जैसे ही हम बैच अनाउंस करते हैं पहले फीस और वेरिएबल कॉस्ट चेक करते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फीस आपके पास आपको पता है, फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला तो हर बच्चे से कितना कंट्रीब्यूट मेरे को जो है मिलेगा, कितना कंट्रीब्यूशन जो है मिलेगा। उसके बाद मुझे चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन। तो भाई आपने कहा टोटल कंट्रीब्यूशन, तो मैंने कहा कितने बच्चे, 50, 500 यूनिट 800 के हिसाब से बताओ जी कितना, 4 लाख। तो मैंने कहा इस बार 4 लाख का कंट्रीब्यूशन आया, इस बार 4 लाख का कंट्रीब्यूशन आया। और मैंने कहा टोटल प्रॉफिट, बताओ जी टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे। हमने कहा टोटल कंट्रीब्यूशन, ये जो कंट्रीब्यूशन आया इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। तो भाई 4 लाख में से 10 लाख माइनस करें, ओहो ये तो नुकसान हो गया 6 लाख रुपए का। तो भाई ये नुकसान मेरा जो है हुआ 6 लाख रुपए का। कंफर्टेबल है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। तो भाई मैंने तो एक फॉर्मूला दिया कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, आप किसी फॉर्मूले से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ऐसी प्रॉफिट मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया। अगर आपका मन हो तो आप ये भी कर सकते हो, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स कितनी आएगी, मैंने कहा कितने यूनिट हैं, 500, 500 पर कितना सेलिंग प्राइस, हमने कहा 1000, हमने कहा 500 पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 200, फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख। चेक करो अभी भी आंसर सेम आएगा, एक बार चेक कर लो। और मेथड बहुत सारे जो आपका मन करे, मतलब प्रॉफिट निकालने के आपको 25-30 मेथड इस चैप्टर में जो है मिल जाएंगे, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे आप प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। अभी तक आपने एक फॉर्मूले से प्रॉफिट निकाला था, यहाँ तो आपको दुनिया भर के फॉर्मूले जो है मिल जाएंगे, आप कैसे भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। कंफर्टेबल चल रहा है और आगे बढ़े, चलो जी। तो भाई चेक करो बी पार्ट, लो जी चेक करो बी पार्ट, कह रहे हैं कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर से वही सेम टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट इफ he sells 3000 यूनिट्स। तो करेगा 3000 यूनिट अगर बेचें तो कितना कंट्रीब्यूशन, कितना प्रॉफिट जो है आएगा। तो भाई अब मुझे सोच के बताओ, पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या ये सेम रहेगा या बदलेगा, सेम। बस ये ध्यान रखना कंट्रीब्यूशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था, कंट्रीब्यूशन मेरा क्या है, सबसे ऊपर लिखवाया था, सबसे ऊपर जहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है, सेलिंग प्राइस फिक्स है, तो इसलिए मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये क्या रहता है, फिक्स जो है रहता है। तो आप चाहे 500 यूनिट बेचें या 50 बेचें, कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं आना। सेलिंग प्राइस कितना 1000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी 200, तो ये कितना आया 800 पर यूनिट। ये मेरा फिक्स्ड है, चाहे 50 यूनिट हो चाहे 3000 यूनिट हो, इसमें कोई फर्क जो है नहीं आएगा। ठीक है जी। और अब मुझे बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन ये सेम रहेगा या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। ये क्यों बदलेगा, क्योंकि सर कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट है, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट बदलोगे ये जो है बदल जाएगा। तो भाई 800 इंटू में 3000, तो बताओ जी कितना 24 लाख, ये आपका जो है आया। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल प्रॉफिट, तो भाई कोई भी फॉर्मूला जो आपका मन करे, पर मेरे को लगता है अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, साथ साथ लिख लेना, मैं भी लिख रहा हूँ जैसे आप ये सब चीज़ें याद कर लें। क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारे फॉर्मूले बहुत सारे बढ़ने वाले हैं और नॉर्मली 3-4 क्लासेस के बाद आप सारा पुराना भूल जाते, उसके बाद आपका सर्वर हैंग जो है हो जाता है। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट,
और आपसे रिक्वेस्ट डेली बेस पर ये याद करते जाना। तो भाई 24 लाख माइनस 10 लाख, तो ये कितना आ गया? 14 लाख। तो भाई ये हमारा कितना आ गया? 14 लाख जो है हमारा आ गया। कंफर्टेबल है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? मस्त चल रहा है? चलो अब खेल को आगे बढ़ाएं। तब खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से चेक करना, अब पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। मुझे आपकी आईक्यू की ज़रूरत है, तो जिनके पास हो वो कोशिश करना। हाउ मच आईक्यू नहीं कह रहा, हाउ मच यूनिट शुड बी सोल्ड। हाँ जी, हाउ मच यूनिट शुड बी सोल्ड टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत ही बढ़िया, आप सबने आंसर निकाल लिया। टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब दैट इज लॉस इज नलिफाइड, लॉस इज नलिफाइड। पूरा ध्यान बोर्ड पर, और वही आप चेक करें। भाई हमने जब 500 यूनिट सेल करे, मेरा क्या था? लॉस था। 500 यूनिट सेल करे, लॉस हुआ। मैंने 500 या 3000 करे, मेरा प्रॉफिट जो है हो गया। और हर बिजनेसमैन को ये एक फिगर चाहिए होती है। अगर आपको बिजनेस करना है, स्टार्टिंग में ये फिगर आपके पास जो है होनी चाहिए। हम डे 1 से इस फिगर से बिजनेस जो है शुरू होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से होता है हमारा ब्रेक इवन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर आएगा, क्या वो अचीवेबल है या अचीवेबल नहीं है। अचीवेबल है तो बिजनेस करो, अचीवेबल नहीं है बिजनेस करने की कोई ज़रूरत जो है नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है। कई बार क्या होता है, बिजनेस आप जब शुरू करते हैं, आपने सुना कितने बिजनेस शुरू होकर बंद हो जाते हैं। बिजनेस कर देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहले ये फिगर आपके पास जो है आनी चाहिए। अगर हम बिजनेस करते हैं, कस्टमर्स आएंगे, सब कुछ होगा, पर कितने कस्टमर्स आने चाहिए, कितना सामान कम से कम बिकना चाहिए कि आप ब्रेक इवन पर आ जाएं। अगर ब्रेक इवन आने की उम्मीद है तो आप बिजनेस करो, उम्मीद नहीं है बिजनेस करने का कोई मतलब जो है नहीं होता। तो भी आप सबने कुछ फिगर निकाली, कितनी निकाली? 1250। पर मेरी मदद करें, ये कैसे निकाली? कोई मेरी मदद करें, माइक दें इनको। हाँ, सबके पास माइक आएगा, तो भाई आराम से चेक करो। सर 10 लाख का प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट थी, 10 लाख की फिक्स कॉस्ट थी, उसी को कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर देंगे। उसी को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड जो है कर देंगे। डिवाइड से क्यों आंसर आया? सर क्योंकि उतना ही हमें उतना ही चाहिए, तो हमें पता चलेगा। बेसिकली हमारा सेल्स माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो हमें पता चलेगा वही प्रॉफिट है हमारा, कंट्रीब्यूशन वही प्रॉफिट है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करो, किसने कैसे निकाला हो। हाँ जी, अभी तक कैसे निकालते थे, इसी को पीछे माइक उनको जो है दें, मतलब कैसे निकालते हो अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट स्कूल में सीखा होगा। हाँ जी बताएं। सर पहले वाले में जब हम कर रहे थे 500 यूनिट्स के साथ, हाँ, तो 6 लाख का लॉस आया था। 500 में 6 लाख का लॉस आया था। हाँ, तो सर 6 लाख का लॉस आया था, तो हमने देखा कि अगर हमें उस लॉस को ख़त्म करना है तो कितने यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए? हाँ, तो हर एक क्या कहते हैं उस पर प्रॉफिट आ रहा था 800 का। हर एक यूनिट पर प्रॉफिट आ रहा है 800 का, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 800 का। तो हमने डिवाइड किया उसको 800 तो से। आपने यहाँ पर का लॉस आपका आया, तो आपने कहा सर 6 लाख को आपने 800 से डिवाइड करा। तो आपने कहा 6 लाख को 800 से डिवाइड जो है आपने किया, कितना आ गया? 750। तो आपने कहा 750 यूनिट और मेरे को चाहिए होंगे। एट प्रेजेंट कितना है? 500। कितना आ गया? 1250। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इन्होंने जो आंसर निकाला वो भी सही था, तरीका अलग था। उन्होंने निकाला वो भी सही था, तरीका अलग था। और तरीके बताओ, इनको माइक दें। तो यहाँ पर इतने तरीके आने वाले हैं जो आप सीखने वाले हो, और मैं यहीं पर मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर आप भी अप्रिशिएट करते हो कि अब आपको मेमोरी बेस नहीं, इंटेलेक्चुअल बेस अब काम चल रहा है। क्या ये बात समझ आई? इन्होंने कहा कि सर ये 6 लाख का लॉस आया, हर यूनिट से 800 रुपये कमा रहे हैं, तो सर 6 लाख का लॉस रिकवर करने के लिए 800 यूनिट से डिवाइड किया, 750 यूनिट और चाहिए। 500 तो भी कमा ही रहे थे, 500 750 कितना हो गया? 1250 जो है आ गया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा सर ऐसा कुछ मत करो, टोटल जो फिक्स कॉस्ट है इसको सर 800 से डिवाइड जो है करो। तो भाई 10 लाख को 800 से डिवाइड करा, ये भी कितना आया? 1250 जो है आ गया। आप बताएं
सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, इन्होंने कहा सर फॉर्मूला की बात करें कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा और कर दूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट, अभी हमने प्रॉफिट फॉर्मूला सीखा, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट कितना चाहिए, जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट कितना चाहिए, जीरो। अगर प्रॉफिट जीरो आ गया तो जो आपने कहा सेल्स इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है सर जी। फिर हमें लिखा हुआ है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारी 10 लाख, फिक्स कॉस्ट हमारी 10 लाख, और सर फिर वेरिएबल कॉस्ट है वो 200 पर वेरिएबल unit कॉस्ट पड़ेगी। 200 पर यूनिट है, और हमें जो सेल प्राइस दे रखा है वो 1000 पर यूनिट सेल प्राइस 1000 दे रखा है। तो यूनिट को x मान लिया। हाँ जी, तो वही आप चेक करें, इस बात को आप ध्यान से चेक करो, जो उन्होंने कहा कि सर यही काम करना है, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, और उन्होंने कहा सर बात तो वही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इस बात को ध्यान से चेक कर लें। और आपने कहा सर मुझे नहीं पता कितना पॉइंट है, मैंने कहा लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, मैं तो सिंपल जो आपने स्कूल में सीखा बी रुपीज आपका बी एक्स यूनिट, तो मैंने कहा लेट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी एक्स। तो सर जब एक्स यूनिट बेचेंगे सेलिंग प्राइस कितना है 1000 एक्स, ये सेल्स हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 200 एक्स, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख, और मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, जीरो। प्रॉफिट कितना चाहिए, जीरो। इतनी सी बात क्लियर है। अब ध्यान से चेक करो, एक्स अगर कॉमन लूँ 1000 माइनस 200, ये एक्स दिस इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है जी। और एक्स कितना आ गया, मैंने कहा 10 लाख माइनस में डिवाइड बाय 800, ये कितना आ रहा है 1250 यूनिट, 1250 यूनिट। क्या ये बात समझ आती है? तो मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूँ, आप सबने निकाल तो लिया, और इसके बहुत तरीके हैं जो मैंने कहा ना, ये क्लास एक्चुअली में मेरे लिए भी चेक होता है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अब देखते हैं आप कितने तरीकों से आंसर जो है निकाल सकते हैं। और कहने का फॉर्मूला अगर लिखवाऊं तो ये एक्स क्या है, ब्रेक इवन यूनिट, लिख लो फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। तो बताओ जी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ये 10 लाख क्या है फिक्स कॉस्ट, ये 10 लाख क्या है फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाय ये 800 रुपए क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है जी। और हमारे सवाल में ये कितना आया 10 लाख इनटू में 800, और ये कितना आ गया 1250 यूनिट। 1250 यूनिट पर आप ब्रेक इवन पर जो है आ जाएंगे, ठीक है जी। चेक करना चाहोगे तो भाई चेक करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स मैं कहूँगा 1250 पर 1000 रुपये के हिसाब से, ये कितना आ गया 12,50,000। फिर मैंने कहा लेस वेरिएबल कॉस्ट 1250 यूनिट पर 200 रुपये के हिसाब से, ये कितना आ रहा है 2.5 लाख। आपने कहा 2.5 लाख लेस फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है 10 लाख। चेक करो प्रॉफिट कितना आ गया नील। कंफर्टेबल है? तो भाई प्रॉफिट कितना आ गया नील जो है मेरा आ गया। तो भाई देखो एक फॉर्मूला मेरा और बन गया, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये मेरा क्या है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? पर अगर मैं और समझाना चाहूं, इससे 2 फॉर्मूले और बन गए, इससे 2 फॉर्मूले और बन गए। लिखना चाहो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है बेस फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले याद करोगे उलझ जाओगे। मैं सिर्फ समझा देता हूं। तो अगर मैं कहूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट। कई बार सवाल यहां से शुरू होता है, आपको फिक्स कॉस्ट गिवन होती है, ब्रेक इवन पॉइंट गिवन होता है, और आपको आगे सारा काम करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है निकालना है। तो ये फॉर्मूला भी मेरा आ गया। और ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला, ये क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई आइडली मैं ये फॉर्मूला मतलब
ना लिखो, बस फॉर्मूला इसको लिख लो, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इन फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इतने सारे फॉर्मूले जो है बनते जाएंगे। तो फिक्स कॉस्ट के अब दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। फिक्स कॉस्ट का एक फॉर्मूला क्या था, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे कई सारे फॉर्मूले जो है हमारे बन सकते हैं। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते जाओ। तो लो जी चेक करो, इसके बाद मेरा डी पार्ट, लो जी ऐसे मेरा डी पार्ट जो है आया, ठीक है जी। ऑनलाइन में भी उन्होंने आपने सही डेरिवेशन जो है मेरे को दे दी है। तो भाई डी पार्ट कह रहे कंप्यूट, कंप्यूट ध्यान से चेक करो, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स या मैं कहता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, कितनी सेल पर हम ब्रेक इवन कर जाएंगे, ब्रेक इवन सेल्स कितनी सेल्स पर ब्रेक इवन करेंगे। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ जी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला तो इजी है, हाँ जी ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 1250 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना है 1000। तो भाई ये कितना आ गया 12,50,000। तो भाई ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया 12,50,000। इतनी बात भी क्लियर है। तो ब्रेक इवन सेल्स कंसेप्ट का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। पर कहने को फॉर्मूला और भी बन सकता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अभी आपने सीखा, वो क्या होता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया ब्रेक इवन सेल्स। तो मैं कहा ना यहाँ पे फॉर्मूले की गिनती करना ही बड़ा मुश्किल है, फॉर्मूले कितने बन सकते हैं कहीं कोई लिमिट ही जो है हमारे नहीं आती करने को। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और बना दूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। फॉर्मूले तो बहुत सारे जो है बन सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितने फॉर्मूले जो है बन जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम फॉर्मूले जो है लिखवाऊँ, नहीं तो आपको बताया सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, कितने डिजिट के फॉर्मूले बन सकते हैं। तो शायद उस समय बच्चे डाउट कर रहे थे सर क्या ट्रिपल डिजिट में जा सकता है। हाँ चला जाएगा, क्योंकि आज तो पहली क्लास है, अभी मुझे 8 क्लास में फॉर्मूले की लिस्ट ही देनी है, हर दिन इतने फॉर्मूले लिखते जो है चले जाएंगे। चलो जी, ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब मूवी खत्म होती है तो आगे देखिए, तो यहाँ से आपका सीए फाइनल जो है शुरू होगा, यहाँ से सीए फाइनल, और सीए फाइनल में क्या होगा कॉस्टिंग रिटर्न्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर सीक्वल आएगी कॉस्टिंग रिटर्न्स, फिर यहीं से जो है शुरू होगा। ठीक है जी, और आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं। लो जी, इसके बाद कौन सा है ई। चलो जी ई पार्ट पर आओ, और अब ध्यान से बताना हाउ मच यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। और हर क्लाइंट का एक मन होता है कि भाई सर मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना टारगेट मेरा होना चाहिए 1500। तो बच्चे बता रहे 1500, कैसे निकाला, तरीके बताओ। आपने कहा 2 लाख डिवाइड बाय 800, हाँ जी, प्लस ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारा आ गया, अब मुझे 2 लाख चाहिए, तो बात समझ आ गई। हर एक यूनिट से ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मेरे को 800 रुपये मिलने हैं, 800 रुपये मिलने हैं, तो सर मुझे 2 लाख चाहिए, तो ये कितना आ रहा है आपका 250। तो सर 250 यूनिट और बना लो, 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। 1250 पहले से था, ठीक है जी, 1250 पहले से था, कंफर्टेबल नहीं। तो मैंने कहा फॉर्मूले तो बहुत सारे,
तो आपने कहा सर ब्रेक इवन पॉइंट पर आ चुके, अब हर पॉइंट से मुझे क्या मिलना है, प्रॉफिट जो है मिलना है। तो भी 800 रुपये का प्रॉफिट मुझे हर यूनिट से मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 800, तो मुझे 250 यूनिट और बेचने पड़ेंगे, 2 लाख का प्रॉफिट जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपकी मास्टरी है तो आप खुद सोच के बताएं, फटाफट डिसीजन जो है होते हैं, फटाफट डिसीजन जो है आपके चलते हैं। कई बार आप बिजनेस करने जा रहे हैं, नेगोशिएशन जो है करना है, डील फाइनल करनी है, डिस्काउंट देना है, आपको पता है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, वो कह रहे हैं सर मुझे, उसने कहा सेलिंग प्राइस पर 10% डिस्काउंट जो है मुझे चाहिए, 20% डिस्काउंट चाहिए। आपने फटाफट देखा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, अब नेक्स्ट पे कितना आ रहा है, मान लो 500, तो कितने यूनिट बिकने चाहिए, फटाफट सारा काम कैलकुलेटर पर जो है होता है। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए। कैसी डील फाइनल होती है, कब आपको पता है कि मुझे ये डील फाइनल करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये 2-3 फिगर्स पर सारा खेल जो है शुरू हो जाता है। कंफर्टेबल है? चलो, पर इसी के लिए अगर और बात करें तो सिंपल सा मैं उसी पर चलता हूँ जो बेसिक था। तो भाई क्योंकि यहाँ पे सारे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट हैं, तो भाई आप किस लेवल तक समझ सकते हो वो देख लो। तो मैं उसी पर चलता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर है? और वही आप चेक करो, मैंने कहा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, ये मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन। लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप उलझ जाओगे। कंट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये मेरा क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं उसी इक्वेशंस को बार बार आपको दिखा रहा हूं। तो भाई टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी सीखा था हमने फॉर्मूला, टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर है? और अब मैं इसको मत लिखना क्योंकि मैं बार बार लिखवाऊंगा, फायदा नहीं। और अब चेक करो, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स अगर चाहिए तो मैंने कहा भाई डिजायर्ड यूनिट्स, डिजायर्ड यूनिट्स। तो ये क्या होगा, आपने कहा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वही आप चेक करो, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 2 लाख, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है, 800। बताओ कितना आ रहा है, 1500 यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई यहीं से लिखना ऊपर का छोड़ के। तो हमने कहा डिजायर्ड यूनिट कितना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इतनी बात क्लियर है? और वही आप चेक करो, इसी को अगर मैं तोड़ता तो मैं कहता 10 लाख डिवाइड बाय 800 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 800 जो भी आपने किया। और ये 10 लाख बाय 800 ये क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। ये क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। और ये क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में। तो फॉर्मूला कहने को क्या बन जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिखवा दूं या रहने दूं, मतलब आपके ऊपर है। मैंने कहा फॉर्मूले तो इतने सारे इसमें बनते हैं, और वही वाली बात है, फॉर्मूले इतने सारे हैं, मैं आपको सारे लिख रहा, जो जो फॉर्मूले आप सोचते पाओगे मैं उतने फॉर्मूले जो है लिखवाता जाऊंगा, क्योंकि जो आपके लेवल पर समझ आ जाएगा उतने फॉर्मूले समझ आएंगे। मैं अगर आपको और टेक्निकल फॉर्मूले दे दूंगा आप उलझ जाओगे। तो बेस फॉर्मूला ये हमारा बना, और ऐसे ही एक फॉर्मूला मेरा और क्या बन गया, मैंने कहा फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस मैंने कहा प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल चल रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, चैप्टर मस्त चल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, जो लगता है ना ये मेरे को अच्छी जो है सबसे बढ़िया चैप्टर जो है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा सोचने को लगा, पर वो भी फॉर्मूला बेस्ड था, पर ये चैप्टर तो कहूँगा फॉर्मूले नहीं, सिर्फ आपके कंसेप्ट पर जो है चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। लो जी, और ऐसे ही आगे बढ़ो। एफ हमने अभी निकाला यूनिट्स, तो मैं पूछ रहा हूँ डिजायर्ड सेल्स टू अर्न a profit
ऑफ रुपीज 2 लाख। तो भाई डिजायर्ड सेल्स निकालनी है, कितनी सेल्स हो जाए कि हमारा प्रॉफिट 2 लाख का आ जाए। तो भाई क्या होगा फॉर्मूला, हाँ जी, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है, हमने कहा डिजायर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तब ये चैप्टर बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है, बहुत इजी भी है, बहुत टेक्निकल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत चैलेंजिंग भी है। तो डिजायर्ड यूनिट कितने, 1500 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 1000, तो भाई ये कितना आ गया, 15 लाख। ये कितना आ गया, 15 लाख। कंफर्टेबल है, चेक करना चाहोगे वही चेक करो, सेल्स मेरा कितना आया, 15 लाख, लिखना नहीं, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारे कितने यूनिट हैं, 1500, 1500 में हमारा 200 के हिसाब से, तो ये कितना आ रहा है, 3 लाख। 3 लाख का वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। तो चेक करो प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। और बिजनेसमैन को अपने कॉस्ट और प्रॉफिट की फिंगर्स पर जो है होनी चाहिए, कितना प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, मतलब ये चैप्टर जो है ना आपके फिंगर पर जो है होना चाहिए कि आप कहीं बैठे आप अपना आराम से चेक कर सकते हैं हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, क्या हमारा बिजनेस वाइबल है या बिजनेस वाइबल जो है नहीं है। ठीक है जी, और आगे बढ़ें, कंफर्टेबल चल रहा है, लो जी। इसके बाद फिर आ जाए जी, लो जी, फिर आ जाओ नेक्स्ट जी, कह रहे हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर एंटरप्रेन्योर को ये भी एक चीज चाहिए होती है, उसका बिजनेस सेफ है या अनसेफ है, रिस्की है या सेफ जोन में है। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ ही सेल्स 2000 यूनिट्स। अगर 2000 यूनिट बेच रहे हैं तो वो कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तो भाई लिख लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप कितने सेफ हैं। तो कितने सेफ हैं, आप सेफ कब होगे, अनसेफ कब होगे, जब आपकी सेल्स ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा होगी तो आप सेफ हैं, और आपकी सेल्स अगर ब्रेक इवन सेल से कम है तो आप सेफ नहीं हो। तो सेफ का मतलब ब्रेक इवन सेल्स तक, ब्रेक इवन सेल्स तक तो आप सेफ नहीं हो, आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। ब्रेक इवन सेल्स पर आप ठीक ठाक आ गए, उसके बियॉन्ड जितना जाओगे उतना आप सेफ हो। तो फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल सेल्स या टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस क्या, ब्रेक इवन सेल। टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है जी, तो भाई चेक करके बताओ। हाँ जी, हमने कहा 2000 यूनिट बेचेंगे 1000 रुपए के हिसाब से, और हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, कितनी, 12,50,000। तो भाई हमारी सेल्स ऊपर चेक कर लेता हूं, तो भाई ब्रेक इवन सेल्स हमने निकाली 12,50,000। ठीक है जी, तो 12,50,000 ये ब्रेक इवन सेल्स है, तो बताओ मैं कितना सेफ हूं, 7.5 लाख की सेल्स हमारी ऊपर जो है चल रही है। ठीक है जी, तो 7.5 लाख की सेल हमारी ऊपर जो है चल रही है, ये भी ठीक चल रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें और चेक करो, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। और आपसे रिक्वेस्ट, डेली क्लास इसके आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए जो मैंने पढ़ाया डेली बेस पर याद कर लेना। अगर आज याद नहीं करें कल बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। तो सारी बात यही है, हर क्लास मुझे आगे कॉन्टिन्यूटी में जो है चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो और कितना परसेंटेज हम सेफ हैं, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई हम कितना परसेंटेज सेफ हैं? तो हमने कहा 7.5 लाख की सेल हमारी एक्स्ट्रा चल रही है, पर ये सेल कब हुई? 20 लाख की सेल पर। तो 20 लाख की सेल पर 7.5 लाख की सेल हमारी एक्स्ट्रा है, तो कितने परसेंट सेफ है? 37.5%। 37.5% जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? तो भाई हम 37.5% मतलब मेरी सेल्स अच्छी चल रही है, 37.5% सेल से मैं सेफ जो है चल रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे जो है बढ़े, और इसी से एक फॉर्मूला जो मेरे को और काम आने वाला है। हाँ जी, इसी से चेक करो। मैंने कहा ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे को ये वाली फिगर चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे चाहिए, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने कहा टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MOS रेशो। MOS रेशो, तो वही आप चेक भी करना चाहो कर सकते हो। मैंने कहा टोटल सेल कितनी थी? 20 लाख। 20 लाख का 37.5% करो, तो चेक करो क्या ये 7.5 लाख आ रहा है? ये आपका जो है आ रहा होगा। कंफर्टेबल है? यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है? कहने को एक फॉर्मूला और भी बन सकता है टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स अगर निकालनी हो तो क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय MOS रेशो। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कहूँगा ऐसे फॉर्मूले लिखना मुश्किल है। आप ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि पेपर में मिसिंग फिगर्स जो है हमारी आनी है, पेपर में सारी मिसिंग फिगर्स आनी है। कोई भी 2 चीज़ गिवन होगी, तीसरे से शुरू जो है करना। ठीक है जी, तो एक बार मैं इसी को फिर से लिखवा देता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जो जो पड़ाव है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर आता है, वहाँ मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 2 फॉर्मूले हमारे मेन फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, हाँ जी, एक्चुअल सेल या टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। पहला फॉर्मूला ये, पहला फॉर्मूला हमारा ये, और दूसरा फॉर्मूला, हाँ जी, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय MOS रेशो। इधर भी एक्चुअल के टोटल ही लिख दो। तो टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये भी मेरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय MOS रेशो, ये भी मेरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितने फॉर्मूले हो गए लगभग आज? 20-25 तो हो गए होंगे। ठीक है, तो 10 दिन के हिसाब से 250-300 हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो तो भाई चेक करें। हाँ जी, एक बार यहीं पर सारा रिवाइज करते, फिर कुछ फॉर्मूले और भी अभी लिखवाने हैं, फिर ख़त्म जो है करेंगे। नहीं, आगे इजी है। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले बस मेरे को और करवाने हैं, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरा आज फर्स्ट बेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल यहाँ से मुझे आगे जो है बढ़ना है, तो मुझे पता है कहाँ का मुझे रोकना जो है पड़ेगा। चलो जी, बच्चा कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रॉफिट सेल्स भी कह सकते हैं। अभी कुछ और मत कहो, क्योंकि अभी आप कहने लायक बचोगे नहीं। ठीक है, अभी आप चुप रहो, जो मैं कह रहा हूँ वो आप अच्छे से जो है करते जाओ। तो एक बार जल्दी से सारा याद करते हैं, एक बार जल्दी से सारा याद करें। पहला पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बच्चा कह रहे हैं पहला, बहुत ही बढ़िया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंफर्टेबल है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हमने क्या सीखा? टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। एक से कितना आया, कितने यूनिट सेल करे, टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन के हमने बहुत सारे फॉर्मूले जो है सीखे, बहुत सारे फॉर्मूले हम सीख, और कल भी बहुत सारे फॉर्मूले लास्ट तक
मतलब 8 लेक्चर में मैं आपको कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले ही सिखाता जो है जाऊंगा। इतने सारे फॉर्मूले सीखने हैं, पर हमने कहा पहला मेन फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। इसी को जब एक्सपैंड किया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जब ब्रैकेट ओपन किया, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरा आया। कंफर्टेबल है, स्टेप बाय स्टेप माइंड में आया। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन उससे क्या माइनस करोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, और यहीं पर दो फॉर्मूले मेरे और बन गए। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। भाई कंट्रीब्यूशन था, प्रॉफिट कम है, बीच का गैप कहाँ है, वो फिक्स कॉस्ट ने जो है कवर किया। पर ये कहूंगा बस माइंड में ना कंसेप्ट को पकड़ना, फॉर्मूले उलझ जाओगे। कंट्रीब्यूशन टोटल पैसा आया था पर प्रॉफिट कम रहा, बीच में कहाँ गया, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गई, फिक्स कॉस्ट बीच में जो है हमारा आ गया। कंफर्टेबल है, ये सारा हमने जो है किया। उसके बाद मैंने फिर से लिस्ट बनाई थी, टोटल कंट्रीब्यूशन के 3 मेन फॉर्मूले बने। पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर हमने एग्जांपल्स करने शुरू करे और उसमें एक फॉर्मूला सीखा, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का एक फॉर्मूला जो है निकल गया, वो क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट अपॉन में ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमारा आया। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ब्रेक इवन सेल्स निकालना सीखा, वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू में सेलिंग प्राइस, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू में सेलिंग प्राइस। और फिर इसी बार कहीं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस। कंफर्टेबल है, इसी कंसेप्ट को फिर मैंने आगे डिजायर्ड यूनिट पर लेकर आया। तो डिजायर्ड यूनिट कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंफर्टेबल है, और डिजायर्ड सेल्स चाहिए, इसी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई जो है आप कर दें, डिजायर्ड सेल्स जो है हमारी आ जाएगी। कंफर्टेबल चल रहा है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। कंफर्टेबल है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये मेरा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, और इसी की अगर बात करें तो वही आप चेक करो, मैंने कहा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, दिस इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके अगर फॉर्मूले और बनाना चाहूँ, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ये कई इतने सारे फॉर्मूले में दुनिया भर के फॉर्मूले जो है हमारे बन जाते हैं। ऐसे में कहूँ एक्चुअल सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो फॉर्मूले इसलिए मैं इतनी लिखवा नहीं रहा, नहीं तो लिस्ट बहुत लंबी जो है बन जाती है। तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में जो भी 2 फिगर्स होंगी, थर्ड फिगर जो है आप निकाल लेना। कंफर्टेबल है, और आगे बढ़े, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में एक्चुअल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में एक्चुअल सेल्स जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, और फिर लास्ट फॉर्मूला एक और सीखा हमने, कहा एक्चुअल सेल्स को एमओएस रेशो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल चल रहा है, चलो बस आज का लास्ट लिख लें, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा। कल और मस्त जो है आने वाले, कल भी आपकी आंखें जो है खुल जाएगी। तो भाई कल ही क्लास में खा पी कर आना, पानी वानी पी कर, ग्लूकोज साथ में जो है रख लेना। ठीक है जी, चलो तो भाई नेक्स्ट लिख लो। अब 2-3 छोटे टॉपिक, इससे क्योंकि मिलते जुलते थे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो भाई कैश ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और लिख लो वेयर
कैश फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें? नॉन कैश। ऐसी कौन सी फिक्स कॉस्ट है जिसमें कैश जाता नहीं? पीएनएल में सोचो, डेप्रिसिएशन। एक ही चीज आती है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम हर बार, हम फिक्स कॉस्ट है, हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पर उसका कैश नहीं जाता। कंफर्टेबल नहीं? और लास्ट फॉर्मूला बस चेक कर लो, कैश ब्रेक इवन सेल्स। फॉर्मूला क्या होगा? कैश ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि बस ये मिलता जुलता था इसलिए इतना ही करते और लास्ट लिख लें हमारा कौन सा था? एच। एच के बाद आई। लो जी, आज का आखिरी सवाल कह रहे हैं कंप्यूट कैश ब्रेक इवन पॉइंट एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स इफ total fixed cost of rupees 10 लाख, जो सेम सवाल था, फिक्स कॉस्ट कितनी? 10 लाख। कह रहे इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 4 लाख। तो टोटल फिक्स कॉस्ट में 4 लाख की डेप्रिसिएशन जो है आपको गिवन है। तो बस मुझे बता सकते हो कैश फिक्स कॉस्ट कितना होगा? कैश फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 6 लाख। 10 लाख की टोटल कॉस्ट है जिसमें 4 लाख की तो डेप्रिसिएशन है, तो 6 लाख का रेंट जा रहा होगा। और कह रहे हैं कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपने कहा भाई 6 लाख डिवाइडेड बाय 800 कितना आ रहा है? 750 यूनिट। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कैश ब्रेक इवन सेल्स, तो 750 यूनिट 1000 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 7.5 लाख। ठीक है जी, कंफर्टेबल है? तो आज हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बेस थोड़ा सा तैयार जो है हो गया है। इसी पर कल की क्लास जो है टिकी रहेगी और आपसे रिक्वेस्ट इसको अच्छे से पढ़कर आना, क्योंकि कल और बहुत सारे फॉर्मूले जो है पढ़ने। और दिक्कत वही है, ये फॉर्मूले अगर आपने अच्छे नहीं पढ़े कल फिर आप उलझ जाओगे, और जहां उलझ गए फिर मैं सुलझा आपको कभी भी जो है नहीं पाऊंगा। कंफर्टेबल है? अच्छे से कर पाओगे? ठीक है जी। तो भाई आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, पर मेरे को आपके डाउट्स लेने थे, पूछ लेता हूँ। क्या भी आपकी हिम्मत है डाउट्स की? नहीं, पर क्योंकि परसों आपका टेस्ट है तो या तो डाउट आज या डाउट कल। और थोड़ा सा आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, परसों आपका टेस्ट है, चॉइस नहीं है। परसों टेस्ट है, चॉइस नहीं है। जो परसों टेस्ट नहीं देगा उसके बाद क्लास में वो नहीं आएगा। ठीक है, परसों टेस्ट है, चॉइस नहीं है। परसों जो टेस्ट नहीं देगा तो मंडे से, मतलब आप ना आना बेटर है। वैसे ही ऑनलाइन आपको भी कह रहा हूँ बेटा, जो टेस्ट नहीं देगा तो लॉगिन आप नहीं कर पाओगे, मैं लॉगिन आपका डिसेबल जो है कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट आप अच्छे से जो है आप देंगे। परसों का टेस्ट कंपलसरी है सबके लिए, तो आप टेस्ट अच्छे से कर लें। पर आज क्योंकि थोड़ा सा हैवी था तो अपने सारे डाउट्स फिर कल ले आना। पर कल फिर आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी जो है रखेंगे। आपका पहले कॉस्टिंग खत्म होगा, उसके बाद फिर आपके डाउट्स भी ले लेंगे। पर परसों टेस्ट कोई चॉइस नहीं है। हाँ, ये चॉइस मैं आपको देता हूँ, टेस्ट मॉर्निंग में रखना है कि आफ्टरनून या इवनिंग, वो मुझे आप कल बता देना। पर जो डर गया सो मर गया। परसों जो है टेस्ट नहीं दिया, उसके बाद मेरी क्लास के दरवाजे आपके लिए परमानेंट बंद जो है हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो कल चर्चा जो है करते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।